फिट उदयपुर में हमारी मेहमान है डॉक्टर स्मिता सिंह। आप डेंटल सर्जन हैं। स्मिता जी, आपका स्वागत करते हैं। स्मिता जी, दांतों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती रहती हैं। हाँ जी। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी समस्याएं लेकर आप तक लोग आते हैं? देखिए सर, सबसे ज़्यादा तो लोगों को दांत में कीड़े लगने की समस्या होती है, दांतों में दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है, दांतों का हिलना होता है, दांतों से ब्लीडिंग होती है। यही मेन प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी समस्याएं होती हैं उनमें दांतों का निकलना, वो मिसिंग दांत, और वहाँ पे दांत लगवाना चाहते हैं पेशेंट। तो ये सब तो अन्य समस्याएं हो गई, बट मेनली जो मैंने आपसे पहले बताई वो सारी समस्याएं जिन्हें लेकर के पेशेंट हमसे संपर्क करते हैं। खास इसके अलावा आजकल तो पेशेंट को डेंटल ब्लीचिंग, दांतों को साफ वाइटनिंग कराने की प्रोसीजर के लिए आजकल स्पेशली हमारे युवा वर्ग मोतियों बहुत जैसे ज़्यादा, दांत। हाँ हाँ हाँ, मोतियों जैसे दांत वैसे चाहिए उनको। और इसके अलावा किसी के भी दांत अगर टेढ़े मेढ़े हों तो वो दांतों को स्माइल डिज़ाइनिंग से भी ठीक किया जा सकता है। तो स्माइल डिज़ाइनिंग की भी बहुत ज़्यादा आजकल लोग क्वेरी लेकर के आते हैं। तो आजकल सुंदर दांतों के प्रति, मोतियों जैसे दांतों के प्रति भी लोगों की जागरूकता बहुत अधिक बढ़ गई है। स्मिता जी, सुंदर दांत ये दरअसल सुंदर हो कैसे सकते हैं? क्योंकि दांत तो हमारे पास वही हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। हाँ, कभी कभी चीटिंग करती है प्रकृति, भगवान ने बहुत चीटिंग की है कभी कभी। पर पेशेंट क्या है कि वो आपके पास में आएंगे तो बोलेंगे जो ये दांत आप बना रहे हो वो ज़िंदगी भर चलेगा कि नहीं। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जो भगवान ने आपको दांत दिए, जब वो ज़िंदगी भर नहीं चले तो हमारी क्या औकात है। हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू गिव यू द मोस्ट बेस्ट इम्प्रूव्ड स्माइल पॉसिबल, बट देन हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कैसे रखते हो उनको। देखिए, गाड़ी सर्विस स्टेशन पे एक बार जाती है, उसके बाद तो ड्राइवर के हाथ में रहती है। सो द मेन थिंग इज़ मेंटेनेंस। आप कैसे मेंटेन करते हो, वही चीज़ है जो निर्धारित करती है कि आपके दांत कितने समय चलेंगे। डॉक्टर सिंह, ये दांत किसी के जन्मजात टेढ़े मेढ़े या इस प्रकार से हैं कि वो सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, तो जब है ही ऐसे तो आप उन्हें सुंदर कैसे बना पाएंगी? जी हाँ सर, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो ऑर्थोडोंटिक्स, ब्रेसेस लगा करके हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करते हैं। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, या पेशेंट कई बार वो ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सी तकनीकें हैं आजकल। डिजिटल स्माइल डिज़ाइन है, जिसमें कि हम पेशेंट का पहले जबड़े का नाप लेते हैं, उसको बाहर हम उसका मॉकअप तैयार करते हैं और कंप्यूटर पे और बाहर मॉडल के ऊपर उनको बना करके दिखाते हैं कि उनके दांत अल्टीमेटली जब बन जाएंगे तो कैसे लगेंगे। अगर पेशेंट उसको अप्रूव करता है तो वी गो विद द सेम डिज़ाइनिंग इन द माउथ। तो ये हमारी नई तकनीक है जिससे कि हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग कहते हैं। इसके अलावा भी अगर उनके दांत पीले हैं या यहाँ पे फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा है, तो अगर टेढ़े मेढ़े दांत भी हैं थोड़े बहुत और साथ में फ्लोरोसिस भी है, पीलापन भी है दांतों में, तो वो भी हम कॉस्मेटिक फिलिंग्स के द्वारा, एक सिटिंग प्रोसीजर होता है ये, ओनली वन सिटिंग में हम सारा काम कर सकते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। एंड इट इज़ अमेजिंग। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो क्या दांत लेकर के आया था और 3-4 घंटे के बाद में ही वो क्या दांत लेकर के जा रहा है क्या स्माइल लेकर के जा रहा है। सो ये अमिट चिन्ह छोड़ जाते हैं इस तरीके की जो आजकल की बहुत रीसेंट डिज़ाइनिंग, स्माइल डिज़ाइनिंग टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। डॉक्टर स्मिता सिंह, स्माइल डिज़ाइनिंग यानी हमारी मुस्कुराहट अच्छी हो और हम जब मुस्कुराएं तो हमारे दांत अच्छे दिखें, तो जो दांत का स्वरूप है उसमें क्या आप उसकी कुछ घिसाई, कटाई, छटाई कुछ करती हैं ताकि वो और सुंदर दिखें? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही कटाई छटाई नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको दांतों के स्वरूप को बेहतर बनाना है, आपको उसके ऊपर मान लीजिए कि एक लेयर चढ़ानी है, तो लेयर की थिकनेस तो वही होएगी ना जो कि आपके दांतों की स्टार्टिंग थिकनेस है। अगर आप दांत मोटे बना देंगे तो भद्दे दिखेंगे। तो आपको दांत का जो फाइनल लेवल है वो तो वही रखना है जहाँ से आपने शुरू किया। सो ऑफ कोर्स उसकी 0.2 to 0.5 मिलीमीटर्स तक की घिसाई की जाती है, विच इज़ वेरी लेस। मतलब हमारे लिए वो बहुत ही फाइन अमाउंट की होती है और उसके लिए अलग तकनीकें होती हैं, अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इतने कम इनामल को निकालते हैं। और कई बार अगर डेंटीन हमारी ज़्यादा सड़ी रहती है तो हमें डेंटीन तक भी जाना पड़ता है। ये जो डेंटिन क्या होती कि है? इनामल जो है वो पहला सुरक्षा कवच होता है दांत का, वो पहली लेयर होती है। दूसरी लेयर होती है डेंटीन। डेंटीन कलर देती है दांत को।
इनामल ट्रांसल्यूसेंट होता है, लेकिन जो डेंटिन होती है वही कलर डिसाइड करती है। तीसरी लेयर पल्प होती है, और अगर हमारा प्रॉब्लम पल्प तक पहुंच जाती है तो वहीं से ही हमें ठंडा और गर्म दोनों लग जाता है। अगर हमारी प्रॉब्लम डेंटिन तक होती है तो हमें केवल ठंडापन और मीठेपन का एहसास होता है। तो हर चीज़ें अलग अलग जगहों पर अलग अलग बीमारियां हमें दर्शाती हैं। हम बात कर रहे हैं इन दांतों को सुंदर बनाने की, खूबसूरत बनाने की। तो अगर हमारी प्रॉब्लम केवल इनामल तक ही सीमित है तो हम केवल इनामल को हटाते हैं 0.2 to 0.5 मिलीमीटर्स, और हम उसके ऊपर एक दूसरी सुंदर सफ़ेद रंग की लेयर जो बाकी दांतों से मिलती जुलती हो, या अगर हमें विनियरिंग उनके सारे ही दांतों में करनी हो तो हम पेशेंट की पसंद से उसका शेड सेलेक्ट कर सकते हैं, और वही शेड हम सारे दांतों में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे नीला शेड चाहिए, पीला चाहिए, गोल्डन चाहिए, तो आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं सर जो इस तरीके की बात करे। आजकल तो हर किसी को सफ़ेद दांत चाहिए बिल्कुल छक सफ़ेद दांत। मतलब ऐसी है पंच लाइन अप कि उसके दांत मेरे दांत से सफ़ेद कैसे, सवाल ये है तो हमें अब तो एकदम सफ़ेद दांत देने होते हैं। जो भी शेड उनके फेस कलर को मैच करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी सफ़ेद दांत लगा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू कैन गिव एनी शेड टू एनी पेशेंट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेस कलर। आपका जो रंग है, जो चेहरे का रंग है, उससे मिलता जुलता खूबसूरत दांत का शेड रखा जाता है। तो इसकी भी एक अलग साइंस है, वो भी बहुत बड़ी एक साइंस है। शेड सिलेक्शन जो प्रॉपर करने के बाद में, और अगर इनामल में ही त्रुटि है तो केवल इनामल के ऊपर एक विनियर चढ़ा दिया जाता है, और अगर हमें लगता है कि डीपर लेयर्स में भी प्रॉब्लम है तो फिर हमें डीपर लेयर्स डेंटिन तक भी जाना होता है, और वहाँ से उनकी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करके, और वहाँ से हम कलर डालते हुए और फिर ऊपर तक आते हैं, और पूरा का पूरा एक खूबसूरत दांत जो कि देखने में भी खूबसूरत हो, और साथ में केवल खूबसूरती ही मायने नहीं रखती है सर, व्हाट द अदर एंगल इज़ कि उसको स्ट्रेंथ भी देना है दांत को, जिससे कि वो सुचारू रूप से ज़िंदगी भर काम भी कर सके। तो आपको एक खूबसूरत और सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग दांत बनाने की दरकार रहती है। ये जो आप चीज़ ऊपर लगा रहे हैं, ये निश्चित समय बाद धुल जाती है, साफ़ हो जाती है, गायब हो जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये हम लोग कई तरीके के विनियर्स लगाते हैं। हम कुछ ऐसे विनियर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली लगाते हैं, तो ये इनकी कुछ एक लाइफ लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसे विनियर्स होते हैं जो कि हम सिरेमिक विनियर्स या ऐसे कई तरीके के विनियर्स होते हैं जो कि लैब में डिज़ाइन किए जाते हैं, लैबोरेटरी डिज़ाइंड होते हैं। वो बन करके आते हैं और उनको हम उस पर सीमेंट करते हैं दांतों के ऊपर। उनकी लाइफ लॉन्ग ही रहती है। मैंने आज तक किसी सिरेमिक विनियर या कोई इनडायरेक्ट विनियर के ऐसे बहुत हाई क्वालिटी विनियर्स के फेलियर्स नहीं देखे हैं। बहुत कम होते हैं, जब तक कि पेशेंट अपने दांतों के साथ में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें और मतलब बॉटल ओपनर की तरह के मतलब चीज़ों में उसको ना इस्तेमाल करें अपने दांतों को। अगर दांतों को केवल वो जिस चीज़ के लिए दिए गए हैं, भगवान ने आपको दांत क्यों दिए हैं? खाने चबाने के लिए। अगर केवल उसी में ही उसका इस्तेमाल हो रहा है तो यूजुअली हमारे विनियर्स को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप उनके साथ में हर काम करने लग जाते हैं कि आप बॉटल का कैप भी ओपन कर रहे हैं और अलग अलग पाउचेस भी खोल रहे हैं और क्या क्या नहीं करते हैं लोग दांतों के साथ में, तब ज़रूर उनको कुछ नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ ये विनियर्स लाइफ लॉन्ग चलते हैं। बहुत सारे लोगों के दांतों में कई दफ़े किसी कारण से कुछ हार्ड चीज़ चबा लें, या जैसा हम ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि कोई चीज़ अगर वो बॉटल खोल रहा है तो दांत का कोई हिस्सा टूट सकता है। तो किसी के दांत में कोई टूट फूट हो जाए तो वो व्यक्ति भी क्या आपकी सर्जरी का लाभ उठा सकता है, और जो टूट फूट हुई वो रिप्लेस हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल हो सकती है, और जब तक कि वो कोई दांत में कंप्लीट फ्रैक्चर ना हो गया हो। हमारे दांतों के अंदर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स, वर्टिकल फ्रैक्चर्स, ये सब अगर हो जाते हैं, हाथ पांव के फ्रैक्चर, दांतों के फ्रैक्चर पहली बार सुन रहे हैं जी। बिल्कुल, तो उनको हम क्रैक टूथ सिंड्रोम की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्रैक टूथ सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आ रहा है, इसलिए कि पहली बात तो ये है कि पेशेंट को यही पता नहीं चलता है कि उसके दांत घिस गए हैं।
आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रहने की वजह से हमारे कुछ पैराफंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं जो हमें मालूम ही नहीं होते हैं कि हम कर रहे हैं, पर हम अपने दांतों को घिसते रहते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे आप दांत घिसते हैं, तो वो आपको क्या जवाब देगा? जी नहीं, मैं नहीं घिसता हूँ। लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं है कि हम घिस रहे हैं या नहीं घिस रहे हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। तो पहली बात, ये जो पैराफंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे इनामल को हटा देते हैं, और इनामल हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इनामल। अगर इनामल चला गया तो वो मक्खन जैसे डेंटिन घिसते रहती है, और जब डेंटिन तक आपकी घिसाई पहुंच गई है दांतों की, फिर उसके बाद में आपने कोई कड़ी चीज़ चबा ली है, तो डेंटिन इज़ सो सॉफ्ट कि वो एकदम से गिवन कर देती है, सरेंडर कर देती है, और हार्ड चीज़ के स्ट्रेस के इम्पैक्ट से ही टूट सकती है। और जब वो टूटती है तो वो फ्रैक्चर डिटर्मिन करता है कि वो किन लेयर्स तक चला गया है। कई बार वो रूट तक भी चले जाते हैं, यानी कि डेंटिन के शुरुआती हिस्सों से शुरू हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया, सेंसिटिविटी होती रही, और पेशेंट कई बार डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट लगा लगा करके अपना काम निकालते रहते हैं। धीरे धीरे ये फ्रैक्चर्स डेंटिन के डीपर लेयर्स में पहुंच जाते हैं, फिर पल्प का नंबर आता है, पल्प में पहुंच जाते हैं, और पल्प से होते हुए वो रूट के एंड तक पहुंच जाते हैं। रूट के एंड में बाहर से उनका एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन और ये सब शुरू हो जाता है, और कई बार ये क्रैक टूथ सिंड्रोम के पेशेंट्स हमको तब देखने को मिलते हैं जबकि उनके एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन शुरू हो चुकी होती है, विच इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। ऐसे में हम रूट कैनाल भी नहीं कर पाते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाती है। ऐसे में दांत निकलवाना तक पड़ जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो आपका सवाल था कि हार्ड चीज़ खाने के बाद में दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो यस, अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपने वक्त के साथ में ही डेंटल कंसल्टेशन कर ली है और आपने आपको एक उचित ट्रीटमेंट मिल गया है, क्योंकि पहले तो इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल है। क्रैक टूथ सिंड्रोम यूजुअली पहचाने ही नहीं जा पाते हैं। अगर इसकी सही पहचान मिल गई है और आपको उसका उपचार भी सही वक्त पे मिल गया है तो आपके दांत को बचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिलेड ट्रीटमेंट लेते हो, आप खुद ही अपना सेल्फ उपचार करते रहते हो और फिर आप डॉक्टर के पास में जाते हो, तो हो सकता है कि ऐसे फ्रैक्चर्स का इलाज कुछ भी ना बचे। डॉक्टर सिंह, ये फ्रैक्चर जो आप बता रही हैं, किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से अगर ये हो जाए तो वो अपने स्तर पर भी कुछ पता लगा सकता है कि मुझे ये समस्या हो गई है, तब आपके पास आए, यानी ऐसे कुछ सिम्टम्स उसको महसूस होते हैं जिस वजह से आप तक आना उसे ज़रूरी लगे और ये फ्रैक्चर ठीक करवाना आवश्यक हो ही जाए। बिल्कुल सर। कुछ जो चीज़ें, जैसे अगर सेंसिटिविटी आपको किसी दांत में हो रही है, आपको सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी अभी शुरुआत हुई है, 1 महीना हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, तो अगर उसके अंदर ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं, उस समय वो नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, तो अगर, यानी जो मरीज़ है उसे भी नहीं दिखेगी, मरीज़ को भी नहीं दिखेगी और कई बार डॉक्टर को भी नहीं दिखती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम 1 महीने में आप जाते हो, आपने तो सोचा, आप बिल्कुल सही वक्त पे गए थे डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर आपको एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट लिख करके, या कोई अगर उनको कोई फिलिंग करनी है वो उसके, अगर उनको लगा कि वो ज़रूरी है तो वो करके आपको दे देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है, यानी कि आपके और 6 महीने निकल गए हैं और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ है, ये बात आपके लिए कुछ गंभीर होनी चाहिए फिर दिमाग के अंदर, कि मुझे अब कुछ और ही हो रहा है जो कि मेरी प्रॉब्लम का, समस्या का उन्मूलन नहीं हो रहा है। तब आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और मेरे हिसाब से 6 महीने में मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है। अगर 3 महीने तक भी आपकी समस्या पूरी की पूरी बनी रहती है, आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, माउथ वॉश, जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो करने के बावजूद आपको फिर भी ठंडा लगता ही रह रहा है या सेंसिटिविटी है हॉट से, कोल्ड से, स्पेशली कुछ कड़क खाने से, तो ज़रूर आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि अब मुझे जाकर के अपना उपचार कराना चाहिए, अब सेल्फ उपचार करना बंद कर देना चाहिए। मित्रों, प्रोग्राम है फिट उदयपुर और मेहमान है डेंटल सर्जन डॉक्टर स्मिता सिंह। डॉक्टर सिंह, दांतों का जो भी हमारी बनावट है उसमें ज़्यादातर यह सब चीज़ें जन्मजात होती है, लेकिन एक बात बहुत सारे लोग
वैज्ञानिक भी, चिकित्सक भी कहते हैं कि हमारा जो जॉ है यानी हमारा जो जबड़ा है वो समय के साथ साथ छोटे होने लगा है। यानी 32 दांत बहुत सारे लोगों को अब शायद नहीं आते, किसी को 30 आते हैं, किसी को 28 आते हैं, और आते भी हैं अकल दाढ़ जिसे बोलते हैं तो नॉक करती हैं तो निकलवानी पड़ती हैं। तो ये हमारा जॉ या जबड़ा क्या सच में छोटा हो रहा है, और इससे आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा वक्त के साथ साथ जबड़े का साइज़ छोटे होते जा रहा है और दांत का साइज़ तो वैसे का ही वैसा है। सो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी नाउ, क्योंकि जबड़ा तो छोटा हो गया और दांत का साइज़ वैसे का वैसे रह गया, जो कि हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा था। यानी कि क्रो मैग्नन मैन, फिर उसके बाद निएंडरथल, नियो निएंडरथल, मतलब हम लोग पूरे इवोल्यूशन में जैसे जैसे आए हैं विद स्टेजेस ऑफ अर्ली मैन से, और अब जो हम इस वक्त पे हैं जिस समय, उस पूरे प्रक्रिया के दौरान हमारे जो जबड़े का साइज़ है वो तो छोटा होता चला गया, और दांत का साइज़ कुछ समय तो बढ़ा भी था इनफैक्ट, और फिर अब तो खैर स्टैटिक है बहुत समय से। सो द टोटल टूथ मटेरियल सीम्स टू बी द सेम एंड द जॉ मटेरियल सीम्स टू बी लेस। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, और इसी वजह से जो लास्ट दाढ़ आती है वो अकल दाढ़ है। तो सारे दांत अपने वक्त से आकर के पार्किंग स्पेस में लग गए, लेकिन अब ये बेचारा जिसके पास में पार्क होने की कोई जगह ही नहीं है, तो ये नो पार्किंग जोन में जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब इनके पास ना तो जगह है कि वो आ सकें, और ये फिर थोड़े से नोटोरियस हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो बगल के दांत हैं इनको खूब सताने लगते हैं। कभी इनको धक्का मारेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे और इनको धक्का मारेंगे, कभी इन्हीं दाढ़ों में गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं इरप्शन के दौरान। तो इस तरीके की कई चीज़ें। हाँ, फिर कई बार तो ये अकल दाढ़ जो है इनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो ये गाल की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब उन्हें निकलना तो है बाहर, पर जगह है नहीं। तो जहाँ जगह मिले, लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को अपनाते हुए वो जहाँ पे उनको जगह मिलती है वहीं चले जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सी समस्याएं कर सकते हैं। अगर ये आपके गालों को काटते रहते हैं, आपके छाले बनते हैं, बीच में ज़बान आ जाती है दांतों के बीच में, और बार बार आपके टिश्यूज़ कटते रहते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि कोई भी समय से ज़्यादा अवधि तक अगर बार बार आपके छाले बन रहे हैं मुंह में कटने की वजह से, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ऐसे में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये अकल दाढ़ें निकलवा लीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे दाढ़ों को ख़राब कर देंगी और आपके बाकी टिश्यूज़ को ख़राब कर देंगी, लेकिन ये खुद निकल नहीं पाएंगी। अकल दाढ़ अगर निकाल दे तो उसके बाद अकल तो बरकरार रहेगी? अब ये बात तो भाई सब्जेक्टिव है क्योंकि अक्सर जो हस्बैंड्स आते हैं हमारी क्लिनिक में, वो तो यही सोचते हैं कि भाई हमारी वाइफ के तो ऐसे ही दिमाग नहीं है, और अब ये भी चले गए तब इनका क्या होगा और जो फीमेल्स आती हैं वो ये बोलती हैं, ओहो मतलब इनके दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा है कि निकल जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा सो इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव पर यस, अकल की ब्रेन कैपेसिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। इनफैक्ट आप सोचना बेहतर शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको वो इरिटेशन ख़त्म हो जाती है। ये बताएं कि ये अकल दाढ़ ऐसी परिस्थितियों में निकलवाना ही ज़रूरी होता है, और इससे चूँकि हम आज ख़ास तौर पर मुंह के सौंदर्य की बातें कर रहे हैं, तो चेहरे के सौंदर्य में तो कोई बनावट में कोई परेशानी नहीं होती? ओह बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कहाँ नो पार्किंग जोन में है, बेचारे उस स्पेस में तो है ही नहीं जहाँ की उन्हें होना चाहिए था। और अगर मान लीजिए कि उस स्पेस में हैं भी, तो भी वहाँ पे कोई उनका मसल का सपोर्ट नहीं है कि उससे सैगिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्मिता जी, चेहरे के सौंदर्य से हमने बातचीत की शुरुआत की थी, उसी पर ख़त्म भी करते हैं। बताएं कि हमारे चेहरे का सौंदर्य ख़ास तौर पर दांतों पर निर्भर करता है, ये बना रहे, बरकरार रहे, इसके लिए पहले तो ये कि आम व्यक्ति क्या कुछ करे जिससे ज़्यादा दिक्कतें ना हो? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज़ तो ये है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और सुबह साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है वो है रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना है। माउथ वॉश तो मैं बहुत रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि जो हमारा नेचुरल माउथ वॉश है उससे बेहतर कुछ है नहीं, और वो है पानी। तो आप गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले, इज़ माई पंच लाइन, वो आप करें। और ये उसको कब आप करें? दिन में 3 बार करें, और 2 बार भी करें तो बहुत है, फॉर योर हेल्दी गम्स।
और इनफैक्ट जैसे कि पहले खाना खाते थे हम लोग तो कुल्ला करने का एक रिवाज था, लेकिन अब वो नहीं है। अब आप देखेंगे अब लोग जो है बहुत ही एक ऐसे स्टाइल में खाना खाते हैं कि खाना खाया और उठ के चले गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो वो जो कुल्ला करने का रिवाज है वो ख़त्म हो गया है। वो होना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद में जो खाने के कण होते हैं वो आपके दांतों में इधर उधर जा कर के बैठ जाते हैं और वही कैरीज को शुरुआत करते हैं। क्योंकि उस खाने में कुछ कार्ब्स भी होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, वही तो हैं जो कि कीड़े की शुरुआत करते हैं। दे एक्चुअली वो कीड़ों को, जो आपके माउथ के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो ऐसे भी रहते हैं हमारे ओरल कैविटी में, उन्हीं को ही वो बुलाते हैं जो शुगरी फूड्स हैं या जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी जाती है और धीरे धीरे करके वो अपना काम शुरू कर देती है। वहाँ पे बैक्टीरिया के पास में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, तो फिर धीरे धीरे उसको अपनी कॉलोनी बढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो इसी वजह से आपको कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार, जब भी आप खाना खाएं कुल्ला करें, और 2 बार आप गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले करें। तीसरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ब्रश भी कैसे करना है ये भी जानना ज़रूरी है। कोई आपको सीधे ब्रशिंग जैसे हम करते आ रहे हैं कि आगे पीछे लेकर के हमने ऐसे ऐसे ब्रश किया, ये सही तरीका नहीं है। तरीका क्या है ब्रश का कि आप 45 डिग्री के कोण पे अपने ब्रश को रखें और मसूड़े से दांत के ऊपर लेकर के आए, यानी कि ऊपर से नीचे भी ऊपर करना के दांत ज़रूरी में है। ऊपर से नीचे और नीचे के दांत में नीचे से ऊपर। ये आपका ब्रशिंग करने का सही तरीका होना चाहिए। केवल जहाँ पे कि आपके दांत से आप चबाते खाते हैं वहीं पे ही आप स्ट्रेट ब्रशिंग करेंगे, अन्यथा हर तरफ आपको एट एन एंगल ब्रशिंग करनी है। सबसे मज़ेदार तो बच्चों का मामला होता है, वो खूब सारा पेस्ट लेते हैं, फिर घिसते हैं और उसमें से आधा खा भी जाते हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों को उतने ज़्यादा जो हमारे नॉर्मल, मैं उस पर भी आती हूँ, पहले मैं अपनी ज़रा बात कंप्लीट कर लूँ कि मसूड़ों की मालिश, हम दांत अच्छे रखने के तरीके जान रहे हैं। हमने पहली बात की ब्रश कैसे करेंगे, दूसरी बात कितनी बार करेंगे, तीसरी बार कुल्ला कितनी बार करेंगे, नमक पानी के कुल्ले कितनी बार करेंगे, और अब हम बात कर रहे हैं कि मसूड़ों की मालिश कितनी बार करनी है और कैसे करनी है। जैसे हमने ब्रश किया है, मसूड़े से दांत के ऊपर हम ब्रश को लेके आए हैं, उसी प्रकार से उंगली, प्लेन फिंगर, उंगली से आप मसूड़े को दांत के ऊपर चिपकाने की कोशिश कीजिए कि जो भी गैप्स हो गए हैं वो सारे के सारे ठीक हो सकें। और आप ये कर सकते हैं जैसे कि आप अपने चेहरे का फेशियल करवाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने मसूड़ों का भी मालिश करना है, उनका भी फेशियल होना ज़रूरी है, राइट। सो मसूड़ों का मसाज कीजिए, ऊपर के दांत में ऊपर से नीचे और नीचे के दांत में नीचे से ऊपर, अपनी उंगली को घुमाते हुए मसूड़ों को दांत के ऊपर चिपकाने का प्रयास रहना चाहिए। और जो बच्चे ये टूथपेस्ट खा जाते हैं ये बहुत ख़राब है, क्योंकि नॉर्मल अडल्ट टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड की लेवल है वो कोई 1000-1200 ppm होती है, और अगर वो बच्चे खा लेते हैं तो उनके लिए बहुत हानिकारक है ये। इसीलिए बच्चों के लो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं, उनको वही कराना चाहिए, और वो ओवर द मार्केट मिलते हैं, over the counter they are available, these kind of toothpaste which are low fluoridated toothpaste, especially for children, designed for children। ये बच्चों को यही टूथपेस्ट कराना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि वो खा भी जाएं उन्हें गलती से, तो कोई उनमें फ़र्क ना पड़े। तो ये चीज़ माता पिता को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए भी अलग टूथपेस्ट आते हैं और अलग तरीके के ब्रशेज़ आते हैं। कुछ दंत चिकित्सक डेंटल फ्लॉसिंग को भी एडवाइस करते हैं, क्या ये भी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से डेंटल फ्लॉसिंग इज़ अ मस्ट, क्योंकि आप ब्रश तो कर लेते हो, लेकिन व्हाट अबाउट दैट स्पेस जो कि दांतों के बीच में है। जो दांतों के बीच में है वो केवल इस डेंटल फ्लॉस या ये जो संश्लेषित धागा होता है, इसी के थ्रू ही आप इस जो अंदर फंसा हुआ धनिया है या रेशे हैं या जो फ्रूट्स के रेशे हैं, ये सब आप उसी से ही हटा सकते हैं। डॉक्टर सिंह, जाते जाते उदयपुर के तमाम लोगों को दांतों की परेशानियां ना हो और उनके मुस्कुराहट और दांतों का सौंदर्य बना रहे, इसके लिए क्या एडवाइस देंगी? अभी तक ये जितनी भी मैंने एडवाइस दी हैं वो सब इसीलिए दी हैं कि हमारे उदयपुर वासी उनको फॉलो कर सकें। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ओरल कैविटी है या जो आपका मुंह है वो आपका दर्पण है। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे का रास्ता एक ही है वो है मुंह। तो मुंह का जो द्वार है वो हमेशा साफ रहे,
ताकि आपको बाकी बीमारियों से भी बचाता रहे। अपने मुंह का नियमित ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी न किसी डेंटल सर्जन से अपना डेंटल चेकअप विदिन 6 मंथ्स में कराते रहें एक बार ज़रूर, ताकि आने वाले सभी रोगों और बीमारियों से आप बच सकें। डॉक्टर स्मिता सिंह, आपका हृदय से आभार।